बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आज के बाबरकत दिन हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज बात करनी है नेकी की। देखिए, नेकी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, नेकी नेकी होती है और उसका सवाब आपको आपके रब ने देना होता है। कभी कभी इस दुनिया में भी आपको उसका सवाब मिल जाता है, जैसे कि आप किसी के साथ अच्छा करें और वो इमीडिएटली आपके लिए भी कुछ अच्छा कर दे, या आप किसी के साथ अच्छी करें और कुछ अरसे के बाद जब उनको मौका मिले तो वो बात को कवर करते हैं। लेकिन देखिए, नेकी का सिलसिला आपका और आपके रब का है, यानी कि ये आपकी और आपके रब की एक कनेक्शन है, एक कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नेकी का करने का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करने का ऑब्जेक्टिव है। क्या आप जनरली एक अच्छा काम करना चाहते हैं, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना चाहते हैं? क्या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सवाब, देखिए, एक है कि रब ताला की आप रज़ामंदी हासिल करें और एक है कि अल्लाह मियाँ के साथ आप डील कर लें कि अल्लाह मियाँ मैं अच्छे काम करूँगा लेकिन फिर उसका मुझे बहुत सा बेनिफिट और फ़ायदा मिलना चाहिए। अगेन, ये चीज़ अल्लाह ताला पे डिपेंड करती है कि क्या वो उस बात को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि नहीं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि नेक काम एक एक करके करने के बजाय अगर हमारा गोल और हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो जाए कि हमने एक नेक इंसान बनना है, नेकियां करने के बजाय हमने बनना ही नेक इंसान है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स, जो लोग भूल भी जाते हैं और मिस कर जाते हैं। हर बंदा एक सिंगुलर चीज़, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि इंसान बुरा नहीं होता, उसके अमल बुरे होते हैं, ठीक है ना। बट कभी कभी इंसान के अमाल इतने बुरे हो जाते हैं कि अमाल लोग इग्नोर कर देते हैं और उस बंदे की शक्ल देख के या नाम सुन के बंदा कहता है तो बंदा ही ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो ये कैटेगरी होती है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का गोल और ऑब्जेक्टिव ये हो जाए कि भाई रोज़ी रोटी कमानी है, मतलब दुनियावी चीज़ें सारी आपने करनी है, लेकिन जहाँ दीन और अल्लाह के साथ कनेक्शन वाली बात है, बस आपने नेकियां करते ही चले जाना है, आपने गिनती नहीं लगानी। कुछ लोग ये भी करते हैं, बाय द वे, मैंने एक बार पहले भी आपके साथ कुछ अर्सा पहले की बात आपसे शेयर की कि कुछ लोग ये करते हैं कि भाई उनका एक गोल होता है कि भाई डेली मैंने एक अच्छा काम ज़रूर करना है, कोई एक ऐसा काम करना है जिसमें किसी के काम आऊँ, चाहे किसी के बच्चे को थोड़ा सा पढ़ा दिया, किसी हमसाए की तबीयत ख़राब है उनकी तबीयत का जाके पूछ लिया, कोई फाइनेंशियली टफ टाइम से गुजर रहा है उनकी मदद कर दी, कोई जनरली डिप्रेशन में उसको जाके हंसा दिया। जो भी छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं आपने किए। लेकिन अगर हम हर सुबह उठें कि भाई मैंने अपना पूरा दिन बस अच्छे काम करने में गुजारना है, ऑब्वियसली जो नौकरी शौकरी काम से रिलेटेड, घर फैमिली, वो सब चीज़ें अपनी जगह, पर देखिए ये भी तो नेकी ही है ना कि आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, आपके बच्चे ने कोई ऐसी हरकत की जिस पे दिल तो चाह रहा है थप्पड़ मारने का, लेकिन आपने थप्पड़ नहीं मारा, आपने आवाज़ भी ऊंची नहीं की और बहुत मोहब्बत, प्यार और तहम्मुल से आपने अपने बच्चे के साथ डील किया। ये भी तो नेकी के और एक अच्छा इंसान, पॉजिटिव इंसान बनने के ज़ुमरे में जाती हैं चीज़ें। व्यूअर्स, बड़ी बड़ी नेकियों के पीछे जब भागते हैं ना तो छोटी नेकियां सारी की सारी रह जाती हैं कि यार मैंने कोई एक बड़ा काम करना है, मैंने ना इतने पैसे फलां जगह पे डोनेशन देनी है। लो जी, उन पैसे जमा करने की काविश में ही इंसान की पूरी ज़िंदगी लग जाती है और वो काम हो या ना हो क्या पता। उसकी जगह अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो कि जहाँ पे जिसके लिए जिस भी कैटेगरी में जिस भी डिग्री पे हम आसानी पैदा कर सकते हैं हम करें। इसमें इतनी क्या मुश्किल चीज़ है, कितना मुश्किल काम है ये। देखिए, एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे याद है कुछ साल पहले हमारी एक आर्टिस्ट कम्युनिटी की किसी बड़ी पर्सनैलिटी की तबीयत ख़राब थी। मुझसे राब्ता किया रेशम जी ने। रेशम ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें प्यार से दी बुलाती हूँ, हमारा लाड है बस, मतलब इट्स वन ऑफ दोज थिंग। तो मैंने कहा हाँ दी, क्या हाल है आपके, ठीक हो? कहती बिल्कुल ठीक हूँ, यार फ़लाँ हैं उनके लिए पैसे जमा करने हैं। मैंने कहा ठीक है, बताएं क्या है, कितने, क्या? खैर मैंने भी डाले, एहसन ने डाले, बहुत से लोगों ने ना मिलजुल के, मैं तो मुझे जिनका पता है उनका बता रही हूँ, बहुत से आर्टिस्ट कम्युनिटी में से लोगों ने पैसे जमा किए और उनको वो पैसे उनके बेटे को या उनके किसी फैमिली मेम्बर को पहुँचा दी। उन्होंने इतनी दुआएँ दी। सिर्फ हम सब ने ये कहा कि जी हमारा नाम देने की ज़रूरत नहीं कि इसने इतने दिए उसने, इसलिए मैंने उस आर्टिस्ट का भी नाम नहीं लिया, ना मैंने वाक़े का बताया। बट अब देखें, रेशम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा सारा वक्त लंगर बनाती रहती हैं, सारा दिन ये करती रहती है। कहती है जुगन, मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपने जो मीडिया के काम कर रही हूँ वो करूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों के लिए चीज़ें करना चाहती हूँ और अपने हाथ से करना चाहती हूँ। देखिए, हर इंसान, अब आप अगर खुद लंगर नहीं बना सकते, आप अफोर्ड करते हैं, तो आप डेली का देग का सिलसिला अपने घर में बना ले, कुछ भी किया जा सकता है व्यूअर्स।
और अगर ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है तो जब हांडी बनाते हैं तो उसमें से एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा लोगों के लिए खाना बना दिया। जब कोई आपके दरवाजे पे आया, कोई गेट पे आया, कोई मतलब किसी ने कुछ मांगा तो आपने उनको खाना खिला दिया, या पास मस्जिद में किसी जगह पे आपने भिजवा दिया। कितने लोग जो हैं रोड साइड के ऊपर पैसे मांग रहे होते हैं, मुश्किल टाइम से गुजर रहे होते हैं। भाई चलें, अगर आपने पैसे नहीं भी देने किसी फ़कीर को, और मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि एक माफिया वाला वटेवर, खाना तो खिला सकते हैं ना, खाना खिला दें। बच्चे आप देख रहे हैं रोड पे पैसे मांगते हुए, उनको दो चार को बुला लिया, कहा बेटा आ जाओ हम आपको घर पे खाना खिला देते हैं। बाहर बिठा, आपने बाहर पोर्च में बिठा के खाना खिला दिया। बेहतरीन अमल तो ये हो कि आप घर के अंदर डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना खिलाएं बाइज़्ज़त अंदाज से। लेकिन चलें, अगर ऑब्वियसली सिक्योरिटी होती है, 100 और मसाइल होते हैं तो लोग रिकन्सिडर करते हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है व्यूअर्स कि नेकी ज़रूरी नहीं है कि कोई इतनी बड़ी नेकी हो तो उसके बाद ही आपने जो है वो पॉजिटिव मतलब कोई काम किया। छोटी छोटी नेकियां आपको एक नेक इंसान बनाती हैं, फिर अल्लाह ताला आपको वसीला बना देते हैं लोगों के लिए, जहाँ पे फिर आप हर बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। व्यूअर्स, कभी कभी नेकी किसी का पैगाम किसी तक पहुँचाना भी होता है। कभी कभी नेकी किसी कोई दो लड़े हुए लोगों के बीच में दोस्ती होती है। कभी कभी नेकी होती है किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना। एक तो लड़ाई होती है, एक होती है कि बिला वजह दो लोग हैं, उनके बार बार ना किसी न किसी बात पे वो ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज़ होते जाते हैं एक दूसरे से, उस मसले को हल करना। किसी के बच्चे हैं, उनकी वो बच्चों की फ़ीस नहीं अफोर्ड करते, उन्होंने घर पे बच्चे बिठा लिए, भाई उनके बच्चों की साल की फ़ीस आप दे दें। साल के नहीं दे सकते तो चलो एक महीने की फ़ीस दे दें। द पॉइंट इज़ देर आर 1 मिलियन चीज़ें जो हम कर सकते हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। अल्टीमेटली व्यूअर्स, वही वाली बात है, ज़िंदगी मुख्तसर सी है, कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की इन लाइफ। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि जिस चीज़ की गारंटी है, और वो ये है कि जितने अच्छे अमल करेंगे, जितना पॉजिटिव काम करेंगे, उतना ज़्यादा अपनी जन्नत में एंट्री जो है वो पक्की कर देंगे आप। डिसीजन तो अल्लाह मियाँ का है, राइट? लेकिन जितना अच्छा कर सकते हैं, भाई आपके कोई कॉलीग है, कोई काम में आपके कोई बंदा है, वो उनका काम कोई फंसा हुआ है और वो काम बिला वजह नाजायज़ किसी वजह से फंसा हुआ है, आप उनकी हेल्प करें, बॉस से जाके बात करें। भाई क्या चला जाएगा किसी का? मसला पता है क्या है व्यूअर्स, हम अब एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर सिर्फ अपनी ज़ात से हर बंदे को गर्ज है। हम मैं से निकल ही नहीं पाते। मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने अपने पैसे बढ़वाने हैं, मैंने अपनी ये चीज़ करवानी है, मैंने अपना वो चीज़ करवानी है, मैंने अपने लिए ये। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अभी सामने व्यूअर्स, ये जो कैमरामैन मेरे जो साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरे बच्चों की तरह है सम ऑफ देम, जो लिटरली उन्होंने अपने करियर्स को यहाँ पे स्टार्ट किया व्हाइल आई वाज वर्किंग है। सो फॉर मी, मेरे लिए तो छोटे भाई बच्चों की तरह है, सीनियर्स हैं हमारे, इतने ब्रिलियंट। अब जस्ट मैं आपको कैमरा की डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, हर बंदा पीटीवी का, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जितना प्यार देते हैं, जितना लाड देते हैं, जब कोई घर में कोई खास कोई बंदा कोई चीज़ लेके, उसने सरसों का साग बैठ के हमने मिल के सब ने खाया। व्यूअर्स, इन चीज़ों से प्यार बढ़ता है, इन चीज़ों से प्यार बढ़ता है। और ये इनका बड़ापन है कि ये मुझे इतनी वैल्यू और इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वरना मेरी क्या औकात है? सीधी बात है, भांड सी हूँ, इधर उधर घूमती रहती हूँ, शोर मचाती रहती हूँ पागलों की तरह। ये इनका बड़ापन है कि ये इतना प्यार देते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, पीटीवी जब मैं गई और वहाँ से वापस आई हूँ, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग अ बिट इमोशनल अबाउट दिस, बट जितना मुझे प्यार इन लोगों ने दिया है व्यूअर्स, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आज ना मैं लाइव गई अपने इंस्टाग्राम पे, तो किसी ने कहा आप पीटीवी क्यों वापस चली जाती हैं? इसलिए जाती हूँ क्योंकि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। देखिए, चैनल तो सारे ही अपनी जगह खड़े हैं और ऑब्वियसली स्टेट चैनल है, लेकिन मेरी टीम, मेरी जो कोर टीम है, उसके अलावा जो हमारी लाहौर सेंटर की अपर मैनेजमेंट है, उसके अलावा आप देखें ऊपर पीसीआर से कितना लाड प्यार करते हैं। मैं सरसों का साग पसंद करती हूँ, हमारे इतने प्यारे भाई हैं, हर बार इतना बड़ा डब्बा मेरे लिए सरसों का साग ले आते हैं। देखिए, बंदा कहीं से बनवा भी सकता है, किसी को कह के भी बनवा सकता है, बट कोई इंसान आपका इतना ख्याल और इतना प्यार करता है कि यार इसको पसंद है साग। एवरी ईयर, हर साल वो ये मेरे साथ लाड करते हैं। मैं नाम इसलिए किसी के स्पेसिफिकली नहीं ले रही व्यूअर्स, क्योंकि फिर इतने लोगों के नाम है, किसके ना लूँ। अभी फॉर एग्जांपल म्यूजिशियंस की तरफ चलते हैं, जितना ये प्यार देते हैं, जितना ये रिकॉर्ड देते हैं, जितना ये लाड करते हैं आपी आपी करके, यार जो यंगर हैं वो आपियों की तरह, जो मेरे जो सीनियर्स हैं वो बहनों की तरह ट्रीट करते हैं। व्यूअर्स, ये चीज़ इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, और इनकी नेकियां और इनकी मोहब्बतों की वजह से अपना दिल चाहता है कि इंसान अच्छा इंसान बने। बट द पॉइंट इज, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और जो लोग आपके साथ अच्छे हैं ना, उनको अप्रिशिएट करें,
रियलाइज करें कि इन लोगों की वजह से आप में हिम्मत बढ़ी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, मैं अभी शो बैठ के क्यों कर रही हूँ। मुझे इतनी शदीद माइग्रेन थी, इतनी शदीद माइग्रेन थी, मुझे लग रहा था मेरा राइट साइड दिमाग का फट जाएगा, और अभी भी मुझे माइग्रेन हो रही है। बट आपको पता है मेरा मूड ठीक क्यों है और मैं कम्युनिकेट, क्योंकि मेरे सामने ये जो चेहरे हैं ना, ये सारे, और ये जो मेरे भाई हैं, ये मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर है। ये मुझे कुछ भी ना दे, मुस्कुरा के एकदम आप ही क्या हाल है कह देते हैं, या बस स्माइल कर देते हैं, मेरा तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। घर से मैं कितनी खपी भी आऊं। सो एटलीस्ट अपनी काम और अपनी घरों की इन्वायरमेंट को तो हम अच्छा बना सकते हैं ना व्यूअर्स। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत कंसिडर करती हूँ। पैसा अल्लाह ने दिया, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने इज्जत दी, मैंने अपना घर भी बना लिया, मगर ये सब कुछ पीटीवी के बगैर और एक और इदारा जिसका नाम लेना बनता है हम टीवी के बगैर नहीं हो सकता था। आई नो मैं स्टेट चैनल पे बैठी हूँ, पीटीवी है, लेकिन जिन लोगों ने साथ दिया उनको आपको भूलना नहीं चाहिए। हर चैनल ने मोहब्बत दी, प्यार दिया, लेकिन इन दो इदारों ने इतनी मोहब्बत दी, इतनी मोहब्बत दी कि मैं इसके काबिल कभी भी नहीं थी। आइए अपने उन प्यारे भाइयों की बात करते हैं जो हमेशा हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। नवाज़ है कीबोर्ड पे, आज जागे जागे टाइम पे आए हैं मैं भूलती नहीं हूँ कोई बात। देन वी हैव मोहम्मद इकबाल। कसम से ऐसे ऐसे सीनियर लोग इनको कहते हैं, आज ये बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो मैं कहती हूँ पता नहीं शायद 1902 में पैदा हुए थे, लेकिन हम उम्र नहीं बताएंगे, अभी भी इंसान की मार्केट वैल्यू होती है। नहीं सर क्यों बताएं, आपकी बताई फिर मेरी बात शुरू हो जाएगी, फिर जग्गू भाई की शुरू हो जाएगी, ये तीन तो बच जाएंगे, हम तीन डूब जाएंगे। तो मैंने अपने नेम से एक जग्गू दादा को भी तो बचाना ना, एक जग्गू दादा ये, एक जग्गू दादा वो। देन वी हैव साजिद अली ऑन द ड्रम्स, वी हैव शाहिद अली ऑन द तबला एंड जग्गू खान, जग्गू दादा ऑन द ढोलक। वैसे मुझे इनका नाम इसलिए इतना पसंद आता है क्योंकि जब मैंने शुरू में ड्रामों में काम करना शुरू किया तो एक प्राइवेट चैनल पे मेरा नाम ही इन्होंने जग्गू दादा रख दिया। कहती है निरा पांडा शोर आके ओए कर लेंगे और उसके बाद फिर वापस सेट। तो पॉइंट इज व्यूअर्स, यही वो मेमोरीज होती हैं, यही वो पॉजिटिविटी होती है जो आपको आगे लेके चलती है। आज बाय द वे नेकियों की भी बात करना ज़रूरी था, और याद रखना कि आपकी नेकियों के ड्यू सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके कॉलीग्स, सबसे ज़्यादा हम नेकी को ना ले लेते हैं जैसे आप किसी के सिर पे एहसान कर रहे हैं या कोई आप फेवर दे रहे हैं। नेकी तो वो चीज़ है जो आप किसी फेवर के बगैर करते हैं, विदाउट एनी रीज़न। अगर मैंने जग्गू भाई के साथ लाड किया, प्यार किया, उनके लिए उनका कोई काम किया, तो मैंने इस गर्ज से नहीं किया कि वो मेरे लिए वापस कुछ करेंगे, मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो सही चीज़ थी करने को, इसलिए भी नहीं कि अल्लाह मियाँ मुझे सवाब की तवक्को है। आप अपने आप को अगले लेवल पे ले जाएं। और बाय द वे आज हम बाबा बुल्ले शाह की बात करेंगे और उनके कलाम को भी सुनेंगे, और उसके अलावा हम कसूर की बात करेंगे। एक और चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की कि भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम अपने पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों की हिस्ट्री और उनके बारे में क्यों नहीं बात करते। हमेशा कहते हैं पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, अप नॉर्थ की बात कर लेते हैं, सी साइड की बात कर लेते हैं, इधर उधर की व्यूअर्स बात कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का एक एक शहर, एक एक गांव, एक एक कस्बा कितना अमेजिंग है और उसके पीछे कितनी बड़ी हिस्ट्री है। तो आज हम इस पे भी बात करेंगे। ये भी एक नेकी के एलिमेंट हो जाता है कि आप अपने मुल्क की खूबसूरती और ब्यूटी और हिस्ट्री की बात करें सरफेस लेवल से हटके, तो एक ये भी हम पॉजिटिव काम करेंगे। अब आप लोगों की इजाज़त से किचन में जाती मार लें जी, किचन में जाती मारते हैं। जूफी परेशान ही हो गई है, बाजी रोना ही शुरू हो गया, की मसला हो गया। हेलो जूफी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक। पता है कभी कभी ना इंसान खुशी की वजह से और अपने ये रियलाइज़ करना कि यार मेरी तो कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है, और अल्लाह मियाँ ने इतनी वैल्यू और इतनी औकात दे दी, और ये इंसान जो मेरे साथ हैं कितने प्यारे हैं। बिल्कुल ऊपर पीछे यार मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को देखो कितना हमें सपोर्ट करते हैं। अच्छा टाइम चल रहा हो, बुरा टाइम चल रहा हो, वो हमें किसी ना किसी तरीके से हमारे शो को चलाते रहते हैं। ऐसे ही है। सो द पॉइंट इज, कौन है जो नहीं सपोर्ट करता? अपर मैनेजमेंट लोग। एंड देखो एक बात पीटीवी की जो बहुत अच्छी है, हमें सपोर्ट पूरे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से है। अब अगर हमें स्पोर्ट्स से हेल्प की जरूरत है, वो भी हमें मिलती है। अगर हम किसी भी एरिया में जाए ना, किसी भी एरिया के अंदर जाए, तो हमें वहां से सपोर्ट मिलती है। क्वेटा सेंटर से किसी चीज़ की सपोर्ट चाहिए, फौरन मिलेगी। हमने मुल्तान सेंटर से चाहिए, पेशावर सेंटर हो गया, लाहौर तो है ही, हम इस्लामाबाद हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, कराची, आई मीन कौन सा सेंटर है जो हमें सपोर्ट नहीं देता? सो वी आर वेरी लकी जूफी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा मेरी जान, आज बना क्या रही है? आज मैं मंदी बना रही हूँ।
जल्दी से रेसिपी ले लेते हैं क्योंकि आज मैंने लंबी तकरीर दे के आपका टाइम खा लिया। ठीक है, तो मंदी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मंदी का मसाला हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमने ले लिया सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 1 अदद, हरी इलायची 12 अदद, लौंग 8 अदद, दालचीनी 4 अदद, सौंफ 1 चाय का चम्मच, जायफल, जावित्री, और ये सारी चीज़ें हम इनको ग्राइंड करेंगे और एक पाउडर में बना लेंगे। उसके बाद हमने ले लिया चिकन, और चिकन हमने ले लिया है जी 1800 ग्राम मंदी मसाला 2 चम्मच डाल के उसको मैरिनेट कर लेंगे। साथ में इसमें डालेंगे सुरख मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, सुरख पाउडर, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 खाने का चम्मच, लेमन 2 और जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच। इसको हम अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे। 1800 ग्राम दी की सेंस थी, मतलब 2000 ग्राम करके 2 किलो ही कर देती। नहीं, हम 2 किलो लेंगे तो वो देंगे 18 ही। चलो अच्छा, तरीका क्या है मेरी जान? हाँ। वो सही लगा देती है मुझे, मैं फिर चुप हो जाती हूँ, कहती हूँ तू कर ले जो तू करना है, मैं तू सही कह रही। तो फिर हमने इसको मैरिनेट कर लिया है। उसके बाद हम इसको स्टीम कर लेंगे। चिकन हो गया हमारा तैयार। और फिर हम चावल बनाने के लिए चावल ले लिए 1 किलो, तेल आधा कप, प्याज 2 अदद, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, मंदी मसाला 2 खाने के चम्मच, चिकन क्यूब्स 2 अदद, नींबू 2 और पानी 1 लीटर। सिंपल जैसे पुलाव बनाते हैं। ये बहुत फीका सा पुलाव होगा वैसे, लेकिन इस पे फिर मैं ना ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी इसमें। डन है। हाँ, तो ये थोड़ा सा स्वीट भी चला जाएगा। तुसी खेडो। हाँ, ठीक है ना। अब हमने एक सीरियस काम करना है, एज यू नो व्यूअर्स, जहाँ पे हम हल्ला गुल्ला मजाक वगैरह सब चीज़ें करते हैं, वहाँ पे उन लोगों को याद रखना भी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट किया है किसी ना किसी तरीके से। आज एंड ऑफ कोर्स मीडिया के लोगों को हम हाईलाइट करते हैं बिकॉज इट्स अ मॉर्निंग शो। अगर पूरे पाकिस्तान में किस किस ने क्या कंट्रीब्यूट किया है तो हम सारा दिन यही करते रहें और उस शो कोई ना हो, बिकॉज इतने अमेजिंग लोग पाकिस्तान में रहते हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स की हैं। आज 2 फरवरी है। 2 फरवरी को होती है इंतज़ार हुसैन साहब की डेथ एनिवर्सरी। आप नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप बेहतरीन नॉवलिस्ट और राइटर थे। 1925 में आप पैदा हुए। MA उर्दू के बाद आपने जर्नलिज्म के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। पहला आपने अफसानवी मजमुआ जो है वो लिखा, गली कूचा। उसके बाद 2007 में गवर्नमेंट ने आपकी कंट्रीब्यूशंस को अप्रिशिएट करते हुए आपको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा, जो एक बहुत बड़ा ऑनर है। आपका इंतकाल 2 फरवरी 2016 में हुआ लाहौर में। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि इंतज़ार हुसैन साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, एंड आवर कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे प्यारे से कसूर की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत ही लर्नेड एंड अकम्पलिश्ड पर्सनैलिटी आज हमारे साथ हैं, जो काम तो सॉफ्टवेयर हाउस में करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, लेकिन जो इनका पैशन है, जो इन्होंने आई विश के परसू किया होता मज़ीद और सीरियसली, वो है कि ही इज़ अ ब्रिलियंट हिस्टोरियन। किसी भी जगह के बारे में इनसे पूछ लें, ये आपको इतनी डिटेल में बताएंगे कि हम इनसे इतने इम्प्रेस हुए, हमने कहा सर जी तुसी शो ते आ जाओ तो तुहानू खुद समझाओ। एंड बहुत सी किताबों के मुसन्निफ भी हैं। ये वही वाली बात है ना कि इन्होंने अपना प्रोफेशन भी साथ लेके चले और साथ साथ अपने पैशन को भी। सो अमजद ज़फ़र अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। मुझे पता है आप आगाज़ शेर से करना चाहते हैं, तो उससे करके फिर मैं अपना पहला सवाल कि हम कसूर के हवाले से बात करने लगे हैं, तो कसूर को ज़्यादा जो पहचान मिली है वो बुल्ले शाह की वजह से मिली है, उसके बाद नूरजहाँ की वजह से। तो बुल्ले शाह का एक शेर है कि तुसी उच्चे तुसां दी ज़ात उच्ची, तुसा विच उच्चदे रहिंदे, असी कसूरी साड़ी ज़ात कसूरी, असी विच कसूर दे रहिंदे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो कसूर की हिस्ट्री देखिए, जो मुझे चीज़ बॉदर करती है वो ये है, जैसे कि हमारा ये जो आज से हमने ये एक काविश शुरू की है और हम रेगुलरली कोशिश करेंगे वंस अ वीक या एवरी फ्यू डेज़ जो है किसी एक शहर को पिक करें और उस शहर के ऊपर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान का हर शहर जो है, हर गांव, हर कस्बा, उसकी एक हिस्ट्री है। बिल्कुल। और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीज़ हैं। बिल्कुल। तो उनके बारे में कम से कम हमें पता तो होना चाहिए। आप देखें, आप वाशिंगटन जाते हैं तो वहाँ के जो पुराने रहने वाले होते हैं, अमेरिका के अंदर अमेरिका में रहने वाले, तो आपको पूरी वाशिंगटन की हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ पे ये होता था, ये पहले ये जगह होती थी, अब ये जगह बन गई है। कोई भी आप
किसी भी जगह पे चले जाएं, इवन अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं आपको ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताते हैं उन जगहों के बारे में। तो हम तो स्टेट चैनल है, वी शुड टॉक अबाउट इट। बिल्कुल जी। सो हिस्ट्री ऑफ कसूर, कहाँ से कसूर की कहानी शुरू हुई? जी, कसूर की कहानी 500 BC से रेफरेंस मिलते हैं कबल अज़ मसीह से कि राजा रामचंद्र के 2 बेटे थे, एक लहू और एक कहू। यानी कि हजरत ईसा की पैदाइश उससे से 500 साल पहले। जी। तो वो एक बेटे ने एक लाहौर को कायम किया, दूसरे जो लहू ने लाहौर को कायम किया और कसू ने कसूर को कायम किया। काफ़ी अर्सा तक इसे कसूपुरा भी कहा जाता था। उसके बाद फिर सिकंदर ने यहाँ पे 12 किले तमीर करवाए 326 BC में। उसके बाद एक चाइनीज़ सियाह आया, वो उसने अपनी किताबों में इसका तज़किरा किया हुआ है 634 में। फिर 2 भाई थे, दोनों राजा थे, एक लाहौर का मालिक था, एक कसूर का मालिक था। तो वो दोनों आपस में लड़ते थे, तो कोई एक दूसरे शहर पे कब्ज़ा कर लेता। फिर उसके बाद जो डिटेल हमें हिस्ट्री मिलती है जाके, वो महमूद गज़नवी के दौर से मिलती है। जब वो यहाँ पे आए तो उनके साथ जो लोग आए अफ़गानिस्तान से, वो क्योंकि कसूर था सरसब्ज़ इलाका ब्यास और सतलुज के दरमियान, तो वो वहाँ पे आके बाद हो गए, उनको एटमॉस्फेयर अच्छा लगा। बाबा फरीद के दादा वहाँ पे स्टे किया उन्होंने। उसके बाद फिर अमीर खुसरो को जगीर दी गई कसूर की। ठीक है। तो अमीर खुसरो का एक तल्लुक़ है कसूर के साथ। उन्होंने बल्कि अपनी किताब में कसूर के बारे में शेर भी लिखा है कि जिसमें वो मंगोलों के हमलों का वो जिक्र करते हैं कि जी उन्होंने सारा सिटी को तबाह कर दिया था, उसमें वो तज़किरा करते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, जो कसूर ग्लोरीफाइड हुआ है वो अकबर के दौर में हुआ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तमीरात हुई, जो है किले बने। बेसिकली कसूर का जो नाम बाद में ड्राइव हुआ कसूपुरा से, बाद में कसूर ड्राइव हुआ क्योंकि किले, कसर कहते हैं अरबी में किले को, तो किलों की जमा कसूर बन गया। तो कसूर में कोई 20 के करीब किले थे। तो हर किले का एक अलग से हाकम था, वो कंबाइन एक फिर हाकम उसका होता था। तो ये किले फिर सैलाब आता गया, क्योंकि 2 दरिया थे तो सैलाब आते गए, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ना तबाही हुई। तो लास्ट सैलाब आया 1875 में, उसमें जो कसूर के अराउंड जो वाल थी, ग्रेट वाल उसको कहा जाता, वो ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़पेपर से मुझे मिला 1875 का। उसमें वो 2200 के करीब मकानात गिर गए और जो है वाल वो सारी गिर गई। अभी उसकी कुछ निशानियाँ मौजूद हैं उस वाल की भी। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर आया, सिखों ने हुकूमत की कसूर के ऊपर, ब्रिटिश आए। उसके बाद फिर आज़ाद हुआ। फिर लाहौर का हिस्सा कसूर है, लाहौर की तहसील रहा, तो 1976 में कसूर एक डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो ये एक मुख्तसर सा कसूर की हिस्ट्री का खुलासा। अच्छा, अब जैसे कि लाहौर को वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर कहा जाता है, जी। तो वर्ल्ड सिटी ऑफ कसूर भी एग्जिस्ट करती है 1700-1700s के से, राइट? बिल्कुल जी, वर्ल्ड सिटी ऑफ कसूर एग्जिस्ट करती है। वो उसका कोई लाहौर में तो लाहौर का और दिल्ली का जो है ना वो स्केच बने हुए थे, तो वर्ल्ड सिटी ऑफ कसूर का कोई स्केच नहीं था किसी के पास भी दुनिया में। आपके पास है? तो मैंने ये जी खुद मैंने अपनी वाइफ के साथ बैठ के तो इसको पहले पेंसिल के साथ ड्रॉ किया। ये आपने खुद बनाया? जी हमने खुद बनाया, फिर कज़न से उसको नीट करवाया और एक दोस्त से उसको जो हमने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के इसको ये इस शेप में लेके आए। भैया आप ही अपने पास ज़रा लेके आएंगे और ज़रा थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि इसके बाद हम फिर तस्वीरों की तरफ भी जाएंगे। ये जी कसूर की वाल सिटी है। वाल सिटी के साथ हमारे जो फोर्ट हैं, जो अलग-अलग फोर्ट थे कसूर में, तो वो शामिल हैं। इसमें सबसे जो फेमस फोर्ट है कोट रुकनदीन का, उसके सामने कोट आज़म खां का, और उसके साथ कोट फ़तेहदीन, कोट पीरा, कोट पक्का किला, कोट हलीम खां, कोट मुराद खां। कोट मुराद खां वही इलाका है जहाँ पे नूर जहाँ बड़े गुलाम अली खां बिलोंग करते हैं। वाह। तो ये एक किला था कोट मुराद खां भी। इसके अंदर ये वाल सिटी है। ये बेसिकली ये एक वाल सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आउटर उसके किले बनाए गए थे। पहले ज़मानों में ऐसा ही होता था ना व्यूअर्स, क्योंकि देखे अब तो 1000 किस्म के मतलब वेपन्स और चीज़ें आ गई हैं। पहले तो यही होता था कि आपने हर तरीके से आपने आपको कवर करना था, सेफ करना होता था, और सेफ करने के लिए डिफरेंट जगहों पे, जिस तरह लाहौर के भी डिफरेंट जो डोर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते थे, राइट? अब तो हर चीज़ ओपन हो गई है। आपको हर चीज़ ओपन है। इसके साथ दरियाए ब्यास बहता था। दरियाए ब्यास अब वो पाकिस्तान में नहीं गुजरता, वो कसूर के बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ ये जो आपने यहाँ पे नीचे पानी ये दरियाए ब्यास बहता था। कैन यू इमेजिन कि इतनी ऐसी जगह जहाँ इर्द गिर्द हर जगह हरियाली हो, तो ये सारी शाह का मज़ार हो, और ये बुल्ले शाह का मज़ार भी इसमें मैंने शो करवाया कि ये बेसिकली एक एक गली जाके मैं फिरा हूँ, उसमें कुछ रिमेन्स मैंने नोट किए हैं, उसकी पिक्चर्स ली हैं, वो पिक्चर्स मैंने अपनी बुक्स में भी दी हैं, और फिर इसको एक आइडिया था मेरे दिमाग में कि इसको इस तरह बनाना है।
अच्छा, आपकी कसूर से इतनी मोहब्बत और इतनी कनेक्शन कैसे बनी, इस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी ब्रेक के बाद। ठीक है। देखिए, हर इंसान जब भी किसी जगह के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, हासिल करता है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। तो इनकी ज़िंदगी में, अमजद साहब की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उनका इतनी ज़्यादा अफिलिएशन और मोहब्बत हो गई उनको कसूर के साथ, और इतनी उन्होंने डिटेल में उसके बारे में जाना, और फिर उन्होंने लिखना भी शुरू किया। बाबा बुल्ले शाह के बारे में भी जब लिखा तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कसूर एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको और इनकी फीडबैक लेंगे आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, पड़ गई ना लड़ाई फिर कसूर की सौगात पे? पड़ गई ना लड़ाई? बताऊं मैं इनको? फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को होता क्या है। भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो एक कसूर की बड़ी ही, कसूर में जो भी रहता है उनकी सबसे प्यारी बात ये होती है कि जब लोग अक्सर जब जाते हैं किसी को मिलने के लिए या वटेवर, तो मिठाई लेके जाते हैं। आप क्या लेके आए हैं, जरा इस सौगात के बारे में भी बताएं। मैं दरअसल लेके आया हूँ जी, ये साथ में वो पकोड़े, मीठे पकोड़े हैं साथ में। तो ये कसूर की एक स्पेशल सौगात है। ये देखें ना व्यूअर्स, मेरी तो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद हसन, तो मेरी प्रेगनेंसी बड़े ही मोहब्बत और प्यार और सुकून से अंदरसों की वजह से गुजरी। अब आप कहेंगे कैसे? भाई, मुझे गलती से हमारे जो अब माशाल्लाह जीएम साहब हैं कैसर शरीफ, उन्होंने अंदरसा खिला दिया गलती से। उनके पास किसी ने कोई गिफ्ट लेके आया तो एक डब्बा उन्होंने मुझे खोल के उसमें से एक खिला दिया। एक दिन 2 खाए, अगले दिन 2 खाए, फिर एक वो जो कहते हैं ना किरली सी मैंने शक्ल बनाई और मैंने कहा बॉस हैं तो बड़े मज़े के, आप और मंगवा लेना। उन्होंने डब्बा दे दिया। फिर मैंने आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा डब्बा अंदरसों का सारा खा लिया, और फिर जो पेट का हाल हुआ वो तो अल्लाह ही जानता है। तो आपकी इजाज़त से भैया ज़रा मैं ओए चीज़ें गिराती गई, लेकिन खैर ये तो लाइव शो का हिस्सा होता है, नो प्रॉब्लम। जो अंदरसे मैंने गिरा दी हैं वो मैं खुद ही खा लूँगी, क्योंकि हमारे घर में भी एक रूल है कि भाई 10-15 मिनट तक अगर चीज़ ज़मीन पे पड़ी हुई है तो आप खा सकते हैं। ये देखा ना, खाने वाला तो अंदरसा ये है, वो तो मीठे पकौड़े हैं। जूफी यार ट्राई करो, कभी खाए अंदरसे? यार कौन हो आप? सोचिए, इसने अंदरसे नहीं खाए कभी। अच्छा, क्या है, स्वीट है? मतलब एक्चुअली अंदरसा तो ये होता है, ये होते हैं मीठे पकौड़े। अच्छा, एक ये भी होता है, ये गुड़ के अंदर से, ये गुड़ का है। यमी ना भाई, मेरे अंदरसे मत लेके जाओ। हेलो, जो जमीन पे गिरे हैं दे दें, वो मैं खाऊंगी। अल्लाह ताला ने एक चीज बनाई है तो हम, अगर गिराया मैंने है तो खाऊंगी भी फिर मैं ही, और ऑनर खाऊंगी। बहुत ही मजे के। और ये अक्सर मज़ार के बाहर मिलते हैं। हाँ जी, अक्सर जो मज़ार होते हैं, जिस तरह यहाँ पे शाहजमाल भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी आपको ये बड़े मजे के ये मीठे पकौड़े मिलते हैं, अंदरसे नहीं मिलते। अंदरसे कसूर के जी फेमस हैं। कसूर का फलूदा, मछली, अंदरसे, कसूरी मेथी। फलूदा भी ले आते? फलूदा वो ट्रांसपोर्ट फलूदे के मैं बड़ी शौकीन हूँ, कितने मजे के हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि कसूर से आपको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, हाउ कम? मतलब देखिए, पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है, बट वाई कसूर? देखें, जहाँ आप पैदा होते हैं उस धरती का आप पे कुछ कर्ज होता है। तो उस कर्ज को उतारने के लिए मैंने एक छोटी सी काविश की है कि कसूर की हिस्ट्री पहले इतनी अच्छे तरीके से कंपाइल नहीं हुई थी। यानी कि आप कसूर के ऊपर कोई कम्प्रीहेंसिव कोई रिसर्च करें तो आपको इस तरह से कंपाइल हिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने फिर वो एफ़र्ट की, एक उस एफ़र्ट में अल्लाह ने कामयाबी दी। तो मैंने 3 किताबें कसूर की हिस्ट्री पे लिखी हैं। 2 टॉपिक्स मैं और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएंगे। तो ये है वो तीनों बुक? ये बुक है, ये मेरी बुक है मॉर्निंग टी दैट नेवर रीच कसूर। ये 2010 में प्रिंट हुई थी। ठीक है, मॉर्निंग टी दैट नेवर रीच कसूर। उसके बाद ये हिस्टोरिकल आर्काइव्स ऑफ कसूर। भाई, इसकी तो प्रिंटिंग बहुत अच्छी हुई है। तो ये वही होता ना, बंदा 1-2 दफ़ा किताब लिख लेता तो फिर आपको समझ आता है कि समझ आ जाती है। उसके बाद ये इसकी हिस्टोरिकल आर्काइव्स की ये उर्दू ट्रांसलेशन जो है ये मैंने करवाई। सॉरी भैया, मैं आपको तंग कर रही हूँ, बट यू सी ये बड़ी एक्साइटिंग और फन चीज़ें होती हैं। अब ये देखें ना कि मतलब इसके अंदर लिखा हुआ भी है, अब अंग्रेजी में, अच्छा उर्दू में भी आपने, उर्दू में भी उसकी ट्रांसलेशन, ये देखें ना, और डिफरेंट तस्वीरें हैं, डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हैं उसके बारे में बात, एंड देन जो भी पिक्चर्स और इमेजेस पास हैं। इसमें कलर पिक्चर्स मैंने, अच्छा, इसमें कलर्ड पिक्चर्स हैं, ये उर्दू में। अब देखें ना, जैसे कि हम अंदरसे की बात कर रहे हैं, कसूर की मछली की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से सोन हलवा है। सोन हलवा तो खैर मुल्तान का भी बड़ा फेमस है, बट कसूर का मुख्तलिफ है, अंडररेटेड है, जबकि बड़ा मजे का होता है। ये देखें ना व्यूअर्स,
बात ये, अच्छा आपने मुझे बताया कि ये देखें, ये जो आपने ये हैंड वाला जो स्केच है, ये हाथ का स्केच है, और फिर ये जो आपने इसको डिजिटलाइज फाइनल बनाया था। व्यूअर्स देखें, अपने पैशन को इस लेवल पे परसू करना एक बड़ी ही प्यारी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जब ये किताबें वगैरह लिखी और बाकी सारे आपने चीज़ें की, उससे आपने मुझे बताया ब्रेक में, अगर आप माइंड ना करें तो प्लीज़ शेयर करें कि लिखने से और अपने आप को एक्सप्रेस करने से क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, मैं क्योंकि कम्यूट ज़्यादा करता हूँ, ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, उसके अलावा बंदे की सोशल लाइफ में आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, तो मैं भी हाइपरटेंसिव पेशेंट बन गया था। अच्छा। तो मेडिसिन पे जाने की बजाय तो मैंने ये एफर्ट की, मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, दोबारा से लिखना शुरू। मैं पहले भी लिखता था, मगर मैंने अभी इसमें एक्सट्रीमली मैं जाके इसको फोकस किया, मैंने लिखना है, तो मैंने लिखना शुरू किया, रिसर्च शुरू की। उससे मैं जो मेरा हाइपरटेंसिव थी वो नॉर्मल पे आ गया हूँ मैं। तो ये कि आपको एक हेल्थी एक्टिविटी मिल गई है जिसमें आपका माइंड जो है वो एक साइड पे बिजी रहता है, आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जिसपे आप इनर सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है, तो वो अल्टीमेटली वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को वो लो डाउन करता है। अमजद भाई देखिए, सिंपल सी बात है, ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट मामलात होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हाइपर होते हैं, जैसे कि मैं हाइपर हूँ। जब मुझे एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। कुछ लोग ऑलरेडी कामर पर्सनैलिटीज़ होते हैं, हाइपर चीज़ जो है वो उनको बहुत वर्कअप कर देती है, उनके लिए लिखना और अपने आप को एक्सप्रेस करना बड़ी अच्छी बात होती है। बट अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव चीज़ में जब यूज़ करेंगे तो उसका आउटकम भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं जो आप लेके आए हैं और जो आपने हमारे साथ शेयर की। आइए व्यूअर्स तस्वीरें भी देखते हैं, कुछ उन पर बात भी करते हैं। सौगात एक तो हमने आपको दिखा भी दी यहाँ पे ऑन एयर अंदर से, उसके अलावा मीठे पकौड़े, एंड देन आपने कहा गुड़ वाले अंदर से भी होते हैं, ये सारी वेरियस डिफरेंट, हलवा भी होता है। खाने पीने में मछली बहुत फेमस है कसूर की, बहुत ही लजीज। अब माइंड ना करे कोई लाहौरी, एक मैं खुद भी लाहौरी हूँ, आपको लाहौरी फ्राइड फिश भूल जाएगी, इतने लजीज मछली है वो, तो वो भी बहुत मज़े की है। खैर लाहौर की अपनी जगह बड़े मज़े की है। सो बहुत सी डिफरेंट वहाँ की सौगातें से। उन्होंने कहा कि कसूर का सोन हलवा अंडररेटेड है। आप जो भी कभी कसूर का चक्कर लगाए तो वहाँ से ज़रूर सोन हलवा लेके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी कि कितनी करेक्ट बात की जा रही है। नहीं, वो अल्टीमेटली हम क्योंकि मुल्तान का भी चखा हुआ है, कसूर का भी, तो वो डिफरेंस पता चल जाता है। बिल्कुल। आइए तस्वीरें देखते हैं हम साथ साथ। ये कसूर का गंडा सिंह वाला बॉर्डर है जी। ये 1970 तक वाघा की बजाय ये बॉर्डर यूज़ होता था। तो ये अभी भी यहाँ पे डेली परेड होती है, और ये वाघा से थोड़ा सा डिफरेंट है। वाघा में गेट लगे हुए हैं, तो इसके आमनो सामने बैठे हुए हैं लोग। हाँ, आप एक दूसरे को देख सकते हैं, वेव कर सकते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे जो कॉमन फ्रेंड्स बनते हैं तो वो वेव कर लेते हैं एक दूसरे को यहाँ से। That's wonderful. I mean, that's a much easier way of communicating. अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये जी कसूर म्यूज़ियम है। इस अकबर के दौर में ये बिल्डिंग बनी थी। ये शेर शाह सूरी के कमांडर थे वकील खां, यहीं पे शहीद हुए, तो इसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर इनका जो है ना दरबार है। ये बाद में अंग्रेज़ दौर में ये सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट ऑफिस था यहाँ पे, तो उसके बाद 1997 में गवर्नमेंट ने इसको म्यूज़ियम बना दिया। इसको म्यूज़ियम बना दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये कितना खूबसूरत है। ये जी सिख हेरिटेज है जी, गुरुद्वारा हरदो सहारी है। अच्छा, ये कसूर के गांव में है, तो आजकल ये और बड़े लोग यहाँ पे भी आते हैं। यहाँ पे भी आते हैं, सिख आते हैं। तो ये बेसिकली आजकल लोकल कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। अब ये देखे ना, मुसलमान भाई बहनों ने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, हर बंदे की इबादत गाह की रिस्पेक्ट करना और रिगार्ड करना हमारा फ़र्ज़ है। और बीइंग, और जो मुसलमान हैं उनको पता है कि बीइंग मुस्लिम्स हमें ये गाइड किया गया है कि आप अपने मज़हब को फॉलो करें, प्रॉपर तरीके से अपने सारे जो रूल्स और जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करें। और उनमें से एक फ़र्ज़ ये भी है कि दूसरे बंदे की इबादत की जगह को ख़राब नहीं करना, और ना ही वहाँ पे इबादत करने से किसी को तंग करना है या रोकना है। सो इस चीज़ को बड़े अच्छे, आप देखें कसूर, इवन दो वो कहते हैं ना बाबा बल्ले शाह की नगरी है, बट बाकी सब जगहों की भी रिगार्ड की जा रही है। वहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एडिशन करूँगा कि गुरु नानक के जो कज़न थे राम थमन, उनका अभी भी दरबार, वो मंदिर जो है वो कसूर में मौजूद है। वहाँ हर साल मेला लगता है। पार्टीशन से पहले वो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बैसाखी का मेला लगता था, कुछ 60-70 हज़ार गैदरिंग होती थी। तो अभी भी लोकल कम्युनिटी, यहाँ पे कोई सिख या हिंदू नहीं है कसूर में, लोकल कम्युनिटी हर साल 14 अप्रैल को वो मेला लगाती है। ठीक है, वो प्रिजर्व भी किया हुआ उन्होंने। अमेजिंग। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं।
ये जी बाबा कमाल चिश्ती का दरबार है, ये पहाड़ी के ऊपर वाक़ है। ये बेसिकली अच्छा, कसूर में कितने दरबार हैं? कसूर में बेतहाशा दरबार है। बेतहाशा दरबार है। ये बाबा कमाल चिश्ती अकबर के दौर से पहले के हैं। ओके। तो कहा यह भी जाता है कि ये बाबा फरीद के पोते हैं। तो ये पहाड़ी के ऊपर जो कसूर की एक्चुअल हाइट थी, ये उसके ऊपर 125 के करीब सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़ के जानी पड़ती हैं। वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट। ये जी गुरुद्वारा झड़ी ये तो साहब है। बकायदा ये तकरीबन 400 साल पुरानी बिल्डिंग, अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रिजर्व करवा मैं लें। यही कहने लगी थी, अगर इसको नीचे से रिस्टोर नहीं करेंगे तो ये तो इवेंचुअली गिर जाएगी। गिर जाएगी। ये बहुत, ये जैसे हमारा करतारपुर कॉरिडोर है ना सिखों के लिए, तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, मतलब अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रिजर्व किया, जिस हाँ पे जी। काम हो रहा है। ठीक है, मजीद आगे हम बढ़ते हैं। ये जी जैन मंदिर है कसूर का। तो ये एक फेमस हमारा जो कोट रुकनदीन है, तो वहाँ पे एक साइड पे हिंदू आबादी थी, एक साइड पे मुस्लिम आबादी थी। तो ये जो और पार्टीशन बड़े के बाद पीसफुली एक दूसरे के साथ रहा करते थे पीसफुली लोग उस रहते थे। ज़माने तो में। अभी ये जैन मंदिर अभी भी कायम है। ये लेटेस्ट पिक्चर है उसकी। इसके साथ ही एक पुराना जैन मंदिर है, ये दो जैन मंदिर इकट्ठे हैं। वो 17th सेंचुरी का है और ये नया बना था, 1923 में तकरीबन बना था ये। ठीक है। और वहाँ पे लोग जाके इबादत करते हैं अभी भी? अभी हिंदू कोई नहीं है, कम्युनिटी नहीं है कसूर वहाँ में। पे कोई कम्युनिटी नहीं है, वैसे विजिटर्स आते हैं, बहुत लेकिन ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हिंदू कम्युनिटी आती है हाँ जी, देखने के visitors लिए। और आते बाय हैं। द वे, चाहे आप हिंदू ना भी हों, बीइंग पाकिस्तानी, आपको ज़रूर जाके सारी जगहें देखनी तो चाहिए ना। बाहर के ममालिक में भी जब लोग जाते हैं तो वहाँ की फेमस चर्चेस देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट पारसी फायर टेम्पल्स देखते हैं, 100 चीज़ें जाके लोग देखते हैं। तो एटलीस्ट एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो चाहिए जाके। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट। ये जी कोट रुकनदीन है, जो मैंने इसमें पेंटिंग में भी ड्रा किया हुआ है। ये मैंने ब्रिटिश लाइब्रेरी से बाय किया। ये ओनली पेंटिंग है कसूर फोर्ट की। आप देख सकते हैं कि बाहर सिपाही वगैरह खड़े हैं, दीवार है ग्रेट, जो दीवार बाद में गिर गई। ये 1847 की पिक्चर है। नेक्स्ट। मैं साथ साथ मीठे पकौड़े भी खाती जा रही हूँ ना, अंदर से भी साथ साथ खा रही हूँ। ये 1947 में जो गंडा सिंह वाला दीपालपुर कनाल थी, जब ये आज ये माइग्रेशन का माइग्रेशन की पिक्चर है। तो ये 1947 ये इंडिया से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, ठीक है। तो कसूर का रूट लिया गया था ऑब्वियसली। कसूर में सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप था, 2 लाख की आबादी तकरीबन उस कैंप में आई थी उस ज़माने में। उस ज़माने में कसूर का सबसे बड़ा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप कसूर में था। और लास्ट पिक्चर देखते हैं। ये आए, बुल्ले शाह का दरबार। खूबसूरत, हसीन, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और बल्कि बाबा बुल्ले शाह की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे व्यूअर्स, अब हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है। हमजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हम गाए बगाए तंग भी करते रहेंगे। किसी दिन डेफिनेटली आपकी बुक्स पे बात करेंगे और बुक्स से रिलेटेड चीज़ें भी हम दिखाएंगे। बिकॉज़ जैसे अभी हमने कसूर पे किया है, आगे जाके हमारा प्लान है कि हम मुल्तान पे भी करेंगे, लाहौर पे करेंगे, कराची क्या, हम लोग हैदराबाद की बात करेंगे, डिफरेंट शहरों की बातें हम करेंगे। कोशिश हमारी ये है, एक हमारी ये जर्नी हम शुरू करना चाहते हैं कि हमारे पास एक पूरी सीरीज़ तैयार हो जाए जिसके अंदर हमने डिफरेंट पाकिस्तान के शहरों की बात की। शुरू किया हमने कसूर से। थैंक यू सो मच जी, वेलकम जी। यहाँ पे शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, इसके कसूर के हवाले से बात करने का मौका दिया। मेरे भाई, और ऑलवेज वेलकम। स्टेट चैनल का फ़ायदा ही है कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ वेलकम। अगर आपने कोई अच्छी बात करनी है, पते की बात करनी है, हमारे व्यूअर्स को किसी चीज़ के बारे में बताना है, तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, जब हम बात कर रहे हैं बाबा बुल्ले शाह की, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड सूफ़ी सिंगर हमारे साथ होंगी। उन्हीं से कलाम सुनते हुए हम वापस आएंगे। शबाना अब्बास हमारे साथ होंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू अमजद भाई। सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, इश्क भुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, हो आजा यार दे दीदार,
तत्ता होवे चुल्ला इट खड़के दुक्कड़ बचे तत्ता होवे चुल्ला आन फकीर देखा खा जावन ओ राजी होया ही बुल्ला जदों मिल जांदा है प्यार ते नचना पैंदा है सामने होवे यार ते नचना पैंदा है सामने होवे यार ते नचना पैंदा है हो आजा यार दे दीदार आजा यार दे दीदार हो आजा मरन कोलो मैनू रोक ना मुल्ला मरन दा शौक मिटावन दे कंजरी बनया इज्जत ना खट दी ओ नच के यार मनावन दे जदों मिल जांदा दिलदार ते नचना पैंदा ए हो जावे दीदार ते नचना पैंदा ए हो जावे दीदार ते नचना पैंदा ए हो आजा यार दे दीदार आजा यार दे दीदार हो आजा भाई क्या बात है, द Thank you so एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, द वेरी वेरी टैलेंटेड Thank you so यंग much. लेडी शबाना अब्बास, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बहुत शुक्रिया। आवाज़ में आपकी बाबा मोहब्बत, बुल्ले आपका शाह का प्यार है। कलाम पेश किया। अभी आपसे मैंने पूछना है कि आपकी इतनी ज़्यादा बाबा बुल्ले शाह के साथ, हम सबकी ही बाबा बुल्ले शाह के साथ एक अफिलिएशन है, एक उनसियत है, एक कनेक्शन है, लेकिन आपने तो करियर का आगाज़ ही ऐसे किया, उस पर मैं बात करूँगी। हाँ, ठीक है। लेकिन दो बहुत ही ऑनरेबल और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ मज़ीद हमारे साथ हैं, तो उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गाफिर शहजाद हमारे साथ हैं। आप पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, नाम सुन के ही आपको पता चल जाता है कि हम किन की बात कर रहे हैं। पंजाब में बेशुमार मसाजिद और मज़ारात को डिज़ाइन किया है आपने, और जिनमें बाय द वे बाबा बुल्ले शाह का मज़ार, शाह हुसैन का, मियाँ शेर मोहम्मद शर्कपुरी जैसे बेशुमार सूफ़ी पर्सनैलिटीज़ के मज़ार आपने डिज़ाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो सर। थैंक यू। और आपके साथ एक बहुत ही ऑनरेबल पर्सनैलिटी एंड हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। ख़ुद तो आप बेहतरीन फिल्म राइटर, ड्रामा राइटर, लिरिसिस्ट, रिसर्चर, एंकर एंड पोइट हैं। करंटली अपनी जो वो जो कहते हैं ना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं एज डायरेक्टर पिलाक, विच इज़ द पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खाकान हैदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दो डॉक्टर हमारे साथ बैठे हैं, दोनों ने ही पीएचडी कर रखी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं बाबा बुल्ले शाह की, आपकी उनके साथ जो एक अफिलिएशन है, कनेक्शन है, हर बंदे का अपनी वजह, अपनी रीज़न से उनके साथ एक कनेक्शन है। आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर। जी, बाबा बुल्ले शाह ज़ाहिर है हमारी जो समाजी सतह है उसके ऊपर भी उसका अपना एक नाम है, शायरी के हवाले से अदब में भी उसका एक अपना नाम है। लेकिन जो कादरी सिलसिले के सूफिया हैं उस रिवायत में वो एक बहुत कादावर नाम है। तो मुझे इत्तफ़ाक़ ऐसा हुआ कि चूँकि मेरी पीएचडी मुस्लिम श्राइन्स के ऊपर ही थी और मैंने पंजाब में जितने सूफ़ी हैं उनके मज़ारात पे काम भी किया और ये देखा भी कि ये कैसे हुआ डॉक्टर साहब? देखें, एक तो होता है ना कि बंदा सोचता है जी कि यार ये काम करवाना है मैंने, और एक होता है खुद जाके ऑन ग्राउंड करना है। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? ये सिलसिला बेसिकली मैंने जब इसमें इंडियन यूनिवर्सिटी से मैंने आर्किटेक्चर में जब डिग्री ली तो उसके बाद औकाफ डिपार्टमेंट ने एक पोस्ट अनाउंस की थी। उन्हें आर्किटेक्ट चाहिए था कि जो मज़ारात को डिज़ाइन करे, तो इन हाउस फैसिलिटी के लिए। क्या बात है! तो यानी कि आपकी दिल की ख्वाहिश और उनकी काम की रिक्वायरमेंट कनेक्ट होके एक परफेक्ट मैच बनी। अब क्या बात है! ये देखें, ये देखें बाबा बुल्ले शाह का मज़ार कितना खूबसूरत और कितना
मॉडर्नाइज हो चुका है। मॉडर्नाइज से ये कि उसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन किया है, लेकिन वो जो एक होता है ना कि अक्सर मज़ार पे इंसान जाता है तो चीज़ें फॉल अपार्ट कर रही होती हैं, वो अब लोगों ने वहाँ पे जाना है, रेगुलर इन एंड आउट है, उसकी लुक खूबसूरत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल सही है। और मज़ार को एक तो ये है कि उस सूफ़ी रिवायत में नज़र आना चाहिए, और दूसरा ये भी पता चलना चाहिए कि 21वीं सदी का मज़ार है, मतलब ये 19वीं या 18वीं सदी का नहीं है, क्योंकि उस दौर के जो बिल्डिंग मटेरियल्स थे, जो एस्थेटिक्स थी, वो उस दौर के थे। अब जो बिल्डिंग मटेरियल एस्थेटिक्स हैं वो इस दौर की है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मज़ार की आइडेंटिटी है, शनाख्त है, यानी देखने से लगे कि ये मज़ार है। क्योंकि देखें ना, टूरिज्म अपनी जगह है, लेकिन रिलीजियस टूरिज्म की जो वैल्यू है, जिस तरह करतारपुर में हम देखते हैं बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे लोग जाते हैं, लोग शाहजमाल, ये सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और लोग बाकायदा दूसरे ममालिक से आते हैं जाने के लिए। बिल्कुल, और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने हर वाले मज़हब लोग से जो हैं। ताल्लुक़ रखने वाले जाते हैं। जी सर, आपकी एक मोहब्बत, एक अफिलिएशन है, तो उनकी तो पीएचडी का पता चल गया, आप साथ साथ अपने भी पीएचडी का बता दें। मेरी पीएचडी जी शाह हुसैन पे, सही। और शाह हुसैन भी कादरी सिलसिले के, जिस तरह से इन्होंने अभी बुल्ले शाह के हवाले से बताया, उनका भी सिलसिला वही बनता है। लेकिन डॉक्टर साहब से मैं थोड़ा सा इस हवाले से कि ये सिलसिला ज़रूर है, कादरी सिलसिला जो है, और लेकिन जो सूफ़ी होता है ना, वो सिलसिलों से फिर बाहर निकल जाता है बहुत। हाँ, जब आप बुल्ले को पढ़ते हैं, जब आप शाह हुसैन को पढ़ते हैं, तो ये फ़िलासफ़िकली बेसिकली तो इनकी जो फ़िलासफ़ी है उस पर ध्यान देने वाली बात है कि वो फिर ये सारी उस डोमेन से निकल जाते हैं जिस डोमेन में हम उनको पाबंद करते हैं। या शाह हुसैन, अगर शाह हुसैन कहता है ना, आपे नार ते आपे नारी, आपे करता चैन, साहिब तो मुड़ बंदा थी या कर ख्याल हुसैन। और बुल्ला कहता है कि बोले यार रब कहो ना कहो, आई सूरतों सच्चा रहो। अब ये दोनों में फ़लसफ़ा एक ही है और एक ही बात है जो उनकी शायरी का बुनियादी फ़लसफ़ा है। अभी हम उस पर बात करते हैं तो फिर वो बात आगे अच्छा, निकल जाती आपका है। बेसिक, आपकी बेसिक फ़िलासफ़ी क्या थी, इस पे आप दोनों से, डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी, लेकिन ये जो एक प्यारी सी जान मेरे साथ बैठी हुई है, मेरी लाडली छोटी सी बहन, बच्चों की तरह मेरे, तो मुझे ये बताओ बेटे कि आपकी भी एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री बताओगे रिलेटेड टू बाबा? मेरा जो ताल्लुक़ है कसूर से है, तो मैंने जो फर्स्ट टाइम हीर वारिशा का आगाज़ किया था 2008 में, मैंने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे जाके हीर वारिशा पढ़ी थी। और अभी आपने कभी टीवी पे नहीं आए थे, कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं पहली किया था। चीज़ जो आपके लिए फर्स्ट मेरा इंट्रैक्शन हुआ था बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे हुआ था, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मजमा था। तो मैं बहुत छोटी थी, 8 क्लास की स्टूडेंट थी, और मेरे बाबा को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरी बेटी हीर वारिशा बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़े। तो जब मैंने हीर वारिशा वहाँ पे पढ़ी, और साथ ही फिर मुझे एक ही कलाम आता था, हीर आखिया जोगिया, तो उसके बाद फिर मैंने बाबा बुल्ले शाह को भी पढ़ा, उस पर भी मैंने उनके ही कलाम भी याद किए। फिर ऐसा ऐसा इतनी मुझे महाफल मिली, जितने मेले यहाँ पे हुए, और बाबा शाह हुसैन के दरबार पे भी जाके पिलाक के साथ भी आपने बहुत पिलाक के साथ भी मैंने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में मुझे कुल मुकाबला हीर गायकी में फर्स्ट इनाम भी मिला था। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वेल डन मेरा बच्चा, वेल डन। देखो बात यही है ना कि अपने ही, अगर अपनी चीज़ों के साथ अगर हमारी अपनायत हो, हम बहुत ज़्यादा वेस्ट और दूसरी जगहों से इंस्पायर होते हैं। अब देखें, आपने मज़ारात पे काम किया, अब मैं अभी आगे जाके आपकी फ़िलासफ़ी को डिस्कस करने के बाद बाबा बुल्ले शाह की बेसिक फ़िलासफ़ी, उनका क्रक्स क्या था, राइट? क्यों इतने ज़्यादा? क्योंकि मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, पारसी, कोई मज़हब आप देख लें, हर बंदा जो है बाबा बुल्ले शाह को मानता ज़रूर है, उनको पढ़ता ज़रूर है, उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत ज़रूर करता है। जिस तरह के एक नॉन मुस्लिम ने कहा कि द ग्रेटेस्ट मैन अलाइव जो आज तक इस दुनिया में आए वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद, राइट? तो उसी तरह ये एक ऐसी पर्सन है, मतलब उसी तरह तो नहीं, ऑब्वियसली इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन हर मज़हब के लोग जो हैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी ट्रांसलेशंस पे करते हैं। आप बहुत से वेस्ट से गोरे कोरों को देखते हैं, वो आते हैं मज़ार पे। सो इनकी बेसिक फ़िलासफ़ी क्या थी सर? ये जो दरिया को कूजे में बंद करने की बात हो रही है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। ये ज़्यादातर जो सूफ़ी शुरा है ना, ये वाहदतुल वजूदी फ़िक्र पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल। तो वो जो वाहदतुल वजूदी फ़िक्र है, उसी से सुल्तान बाहू की शायरी, शाह हुसैन की या बाबा बुल्ले शाह की शायरी की सारी जो फ़िलासफ़ी वहीं से फूटती है। यानी इस कायनात जो है उसके अंदर एक वहदत है जिसमें अल्लाह ताला
मौजूद है। अच्छा, अब ये तो एक ऐसा इंटरनेशनल फिनोमेना है ना जो हर मज़हब में के लिए एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और फिर वहाँ पे जी सुनते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो कादरी सिलसिले के लोग हैं ना, ये तो वाहिदुल वजूदी फ़िक्र के हैं, लेकिन जो उसके अलावा है कुछ सूफिया जैसे चिश्ती हैं या सोहरवर्दी हैं, उनका ज़रा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनके मज़ारात अलग हैं। जो कादरी सिलसिले के सूफिया है उनकी निस्बत, मतलब चिश्ती जो है ये बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं, ये आम गरीब गुरबा के साथ मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन पे यकीन रखते हैं, और जितनी भी एंडोमेंट वगैरह आती है वो कहते हैं कि शाम सूरज गरूब होने से पहले पहले तकसीम कर देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो सोहरवर्दी हैं जैसे मुल्तान वाले हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो इस वक्त हुक्मरान है इसकी जो दौलत है, ये हुक्मरान वो हमारी वजह से है और इसमें हमारा हिस्सा है, और हमारे पास पैसे होंगे तो हम लोगों में तकसीम करेंगे। ठीक है। तो ये उनकी एक सोच है, लेकिन हर ये जो बंदे की अपनी हाँ। जी जी, तो उसकी वजह से जो कादरी सिलसिले के लोग हैं उसकी शायरी के अंदर भी, उनकी सोच के अंदर भी एक वहदत फ़िक्र है, सही, जिस वजह से हमें एक जैसी वो लगती हैं चीज़ें। यूनिवर्सल जी, थॉट। यूनिवर्सल थॉट। जी डॉक्टर साहब, ये अभी यूनिवर्सल थॉट की बात की अब है ना एक बात मैं व्यूअर्स क्लियर कर दूं, जी। दोनों जो डॉक्टर हजरात हैं लर्नेड इन देयर ओन राइट, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों मुख्तलिफ बात करें और अग्री ना करें एक दूसरे के साथ, बिकॉज फिलॉसफी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर बंदे के लिए अपनी एक परसेप्शन होती है, एब्सोल्यूटिज्म एंड रिलेटिविज्म। अगर हम एब्सोल्यूटिज्म की, क्योंकि मैंने फिलॉसफी अंग्रेजी में पढ़ी थी तो मैं अपनी बड़ी बेसिक लेवल पे जो एक्सप्लेन कर सकती करूँ, एब्सोल्यूटिज्म ये है कि भाई कुछ चीज़ें हर किसी में यूनानिमस है, सब उसमें यकीन रखते हैं, जैसे अल्लाह एक है मोस्टली, अनलेस आप एथियस्ट हैं, इस चीज़ पे यकीन है, राइट। बट कुछ चीज़ें रिलेटिव है। अब आपकी परसेप्शन के बाबा बुल्ले शाह का क्रक्स क्या था वो मुख्तलिफ हो सकता है। डॉक्टर साहब से ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर साहब आप कुछ देखिए, मुख्तलिफ वो बात करें। डॉक्टर साहब ने अभी बात की है कि ना कादरी सिलसिले में लोग वाहिदुल वजूद को इस तरह से देखते हैं, लेकिन जब इस डोमेन से हम निकलते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की है, अब वर्ड्सवर्थ को देख लें, वो ही फील्स प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, सन, स्काई, प्लैनेट्स, ठीक है, हर चीज़, वो हर चीज़ में खुदा को महसूस कर रहा है कि उसमें खुदा है। तो ये जो नज़रिया है ना, हमा अज़ उस्त और हमा उस्त जो है, ये वाहिदुल वजूद के साथ जो इब्न अरबी से जिसका हम कनेक्शन जहाँ से शुरू करते हैं कि इब्न अरबी ने ये नज़रिया दिया और फिर और फिलोसफर्स तक पहुँचा, यूरोप में भी ये गया, फ़लसफ़ा यहाँ भी आया। लेकिन बुल्ला जहाँ ये इस फ़लसफ़े की बात करता है ना, वहाँ उसके यहाँ कंट्रडिक्शन बहुत है शायरी में, बहुत जगहों पे उस फ़लसफ़े की बात करते करते वो वहाँ से निकल, अगर वो कहता है। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, ये तो एक इंसान के नेचर का हिस्सा है ना, ये तो हम सब की फितरत का हिस्सा है कि हम एक बात करते हैं फिर हम उसे खुद ही काउंटर कहते हैं, नहीं यार ये नहीं। एक थिंकर जो है, जो सोचने वाला बंदा है, वो कभी भी एक बात कंटिन्यूअस नहीं करता, वो उस बात को रिक्वेश्चन करता है, और क्वेश्चन करने से ही तो एक्चुअल रियलिटी निकलती है। बुल्ले की हाँ ही तो सबसे बड़ी जो बात है ना, वो क्वेश्चन है। बिल्कुल। अच्छा, बुल्ले की सारी शायरी क्वेश्चन बेस्ड है। जब वो कहता है की जाना मैं कौन, इट्स अ क्वेश्चन। जब वो पूछता है कि ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना ना दोहराया, वो कहता है कि मैं आदम हवा जाया ही नहीं हूँ, ठीक है। वो कहता है कि हबील कबील आदम दे जाए, आदम किस दा जाया, ठीक है, ठीक है। फिर मैं दादा गोद खड़ाया, वो फ़लसफ़ा तो वाहिदुल वजूद में हम उसको देखते हैं कि मैं दादा गोद खड़ाया, लेकिन ये सारे क्वेश्चन है। वो कहते हैं मैं तो आदम का बेटा ही नहीं हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हमें एड्रेस करने हैं, और हम उसको करते नहीं हैं। हम सिर्फ उसको वाहिदुल वजूद खुद एक इतना कॉम्प्लिकेटेड फ़लसफ़ा है। और सर वही वाली बात जो आप कह रहे हैं ना कि अपनी ज़ात से आपने ये सवाल पूछने, जिस तरह बुल्ला अपने से कॉन्स्टेंटली सवाल करते रहे हैं, उसी तरह ये सवाल अपनी ज़ात से करने वाले हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत से लोग उसको ऐसे भी परसीव करते हैं कि अगले बुल्ले से, अगले सारे जो बाहर के लोग हैं वो बुल्ले शाह से पूछ रहे हैं कि तू जाने, तू मतलब कि यू नो। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगती है बात वो ये है कि बुल्ले शाह को एक दफ़ा बंदा जब सुन लेता है और अंडरस्टैंड कर जाता है कि एक भी उनके कलाम में क्या बात कही जा रही है, तो बंदा जबरदस्ती फिर उनको सुनना शुरू कर देता है, अंडरस्टैंड करने के लिए कि मजीद पॉइंट क्या है। कोई भी बड़ा सूफिया ना, जब वो बात करता है कि उसके असरात दूसरे सुनने वाले पे मुरतब होते हैं, फिर अगर गा के उसे सुना जाए तो वो और भी उसमें गहरापन आ जाता है। तो बुल्ले के जो मेटाफर हैं वो बहुत डीप हैं। सही। और बुल्ला अगर कहता है ना कि अलफ ने गाल समझाई और बे दी मैनू खबर ना कही, अब वो कहता है मुझे बे की खबर कोई नहीं है। जब हम उधर पहुंचते हैं
जो हमारे सूबाहू हैं तो वो कहते हैं कि बे बिस्मिल्लाह इसम अल्लाह दा ये भी कहना पारा हूँ, तो वो बे को डिफ़ाइन कर रहा है। बुला कहता है मुझे बे की खबर नहीं, फिर बुला कहता है बे पढ़िया, बे पढ़ी है उसने, फिर वो अलफ पढ़ी है उसने, फिर वो कहता है तेज तलावत की है। तो ये कंट्रडिक्शन सारी उसके मेटाफर्स में एन गैन दी फ़र्क कोई नहीं कहता है वो, ये सारे मेटाफर हैं जो खोलने पड़े हैं, जो देखने हैं हम, लेकिन हम उनको अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए देखते हैं। बिल्कुल, और वही वाली चीज़ है ना कि लाइक आई सेड, हर बंदे के लिए बुल्ले शाह की एक डिफरेंट इम्पोर्टेंस है, एक डिफरेंट वैल्यू है, एक डिफरेंट सोच है जो वो इग्नाइट करती है। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक, एक बात मैं करना चाहूँगा, असल में 800 साल तक तकरीबन सूफिया ने एक एम्बियंस बना के रखी है, तो इस वजह से भी हमारी सोच फिक्र और हमारी आम जिंदगी में ये लोग रच बस गए हुए, लिहाजा हमें अपील करते हैं वो। और उससे बड़ी बात ये कि आजकल जो हम, नहीं आपने तो बहुत अच्छी बात की, मगर उसके अंदर अगर हम देखें कि इतनी बड़ी एक रैट रेस चल रही है आजकल, हर बंदा जो है वो लगा हुआ है। ऐसे लोग हमें सोचने पे मजबूर करते हैं और एक लम्हे के लिए हमें स्टॉप करने पे मजबूर कर देते हैं कि एक सेकंड स्टॉप, थिंक, रीएनालाइज, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी आपके लिए मीनिंग क्या है, और फिर इंसान आगे ज़िंदगी में बढ़ पाता है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ अशार हीर वारिस शाह के सुन लेते जी जी, ठीक क्या है। हाल है? दोनों डन हो? गई हाँ? सेम, हाँ जी। डन है, तो ब्रेक के बाद हीरे अखिया जोगिया झूठ बोले कौन डुठड़े यार मनावेदा ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी जेड़ा गया नु मोड़ लिया विदाई साढ़े जमे दिया जुती करे सोई जेड़ा जुदा रोग गवावदाई पला दस खा चिरीव छुनियानू कदों रब सचा करी लिया विदाई ते गली मैनू छड़ गया माही ते गली मैनू छड़ गया माही ते पा गया विच फिकरा पाटी लीर पुरानी वांगू टंग गया विच किकरा क्या बात है शबाना, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद आमीन, रखे, आमीन, आमीन आमीन। व्यूअर्स, किचन में नज़र डालनी ज़रूरी है।
क्योंकि हमारे लिए ऑलरेडी कसूर के अंदर से आ गए थे, तो हमने सोचा हम किसी और इलाके का खाना बना लेते हैं। तो मंदी हमने तैयार की है। बिल्कुल, मंदी हमने तैयार कर ली है, सैलेड है, रायता है, स्टीम चिकन है, बिल्कुल तैयार है हमारा देखो हर चीज़ का क्रेडिट मैं ले लेती हूँ, हम कह के ना अपने आप को भी कमेटी डाल की, जबकि सिर्फ मैंने साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाई है कपड़ों के कह रहे हैं खाने के, किया मैंने कुछ नहीं है। लेकिन देखो ना, ये होता क्रेडिट लेने का तरीका। लेकिन बाबा बुल्ले शाह को समझने के लिए या उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? क्योंकि देखें, हम आपको कलाम पढ़ पढ़ के सुना देंगे, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग के कोई ना कोई लाइटें तो ऑन होनी चाहिए। तो वो क्या है, जानते हैं डॉक्टर गाफिर शहजाद से एंड डॉक्टर हाकान हैदर गाजी से। जी डॉक्टर साहब। जी, आप अभी जिक्र कर रही थी ना कि उसकी शायरी हमें अपनी गिरफ्त में लेती है, तो उसकी वजह यही है कि जिस तरह एक सूफ़ी मुख्तलिफ मंजिलें तय करते हुए हकीकत से, शरीयत से, हकीकत से मार्फत तक जाता है, इसी तरह उसकी शायरी को समझने के लिए इसी तरह की मनाजिल तय करना पड़ेंगी। आप ज्यों ज्यों शरीयत को, हकीकत को, मार्फत को समझते चले जाते हैं, बुल्ले शाह हो या शाह हुसैन हो, इनका कलाम जो है वो खुलता चला जाता है हमारे ऊपर और हमें उसके नए नए मानी समझ आने लगते हैं। अच्छा, जब वक्त गुजरता है, जैसे अब 21st सेंचुरी में वक्त गुजरने के साथ साथ यूँ भी होता है कि इनकी इंटरप्रिटेशन चेंज होने लगती है, यानी जैसे हमारी समाजी ज़िंदगी बदलती है उसके साथ साथ इंटरप्रिटेशन चेंज होती है, लेकिन जो बेसिक थीम है, जो असल उनका पैगाम है, वो हमेशा वही रहता है जो मौजूद है। तो इस वजह से जो लोग इस दायरे में कदम रखते हैं और फिर इसमें सफ़र की मंजिलें तय करते चले जाते हैं, उन्हें सूफिया का कलाम उतना ही ज़्यादा अपनी गिरफ्त में लेता है और उतना ही ज़्यादा समझ में आने लगता है। सर, अपना कुछ लिखा हुआ हमें सुनाएंगे? जी, मैं कुछ 2-4 इशार पेश कर देता हूँ आपको। प्लीज सर, क्योंकि जब आप भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब भी हैं और इतने ब्रिलियंट राइटर्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपसे जी, सुनना मैं कुछ इशार मेरे पेश लिए बड़ा करूँ। ऑनर जी, होगा जी। अगर आप। ये कब मेरी उम्र रवां घर में पड़ी चलती है, क्या बात है। पाँव जब साथ ना दें दोस्त छड़ी चलती है। हाय, ये एक रिटायर्ड कितनी बड़ी रियलिटी है जिंदगी की। कब मेरी उम्र रवां घर में पड़ी चलती है, पाँव जब साथ ना दें दोस्त छड़ी चलती है। घर के कोने में पड़े रहते हैं चुपचाप से हम, वरना इस शहर में अपनी तो बड़ी चलती है। क्या बात है सर, क्या घर के कोने में पड़े रहते हैं चुपचाप से हम, वरना इस शहर में अपनी तो बड़ी चलती है। कोई खुशबू सा सफ़र है जो नहीं रुक पाता, कोई खुशबू सा सफ़र है जो नहीं रुक पाता। राह रुकती है तो फूलों की लड़ी चलती है। वाह वाह, क्या शुक्रिया। बात है सर। कोई खुशबू सा सफ़र है जो नहीं रुक पाता, राह रुकती है तो फूलों की लड़ी चलती। जैसे बिस्तर पे नहीं मैं किसी दीवार पे हूँ, जैसे बिस्तर पे नहीं मैं किसी दीवार पे। दिल की धड़कन नहीं चलती है घड़ी चलती है। हाय हाय, जैसे बिस्तर पे नहीं मैं किसी दीवार पे हूँ, दिल की धड़कन नहीं चलती है घड़ी चलती है। गर्दिशें यूं हैं मुसल्लत मेरे घर आंगन पर, बैठूं दीवार पे दीवार खड़ी चलती है। क्या बात है, ब्रिलियंट सर। गर्दिशें यूं हैं मुसल्लत मेरे घर आंगन पर, बैठूं दीवार पे दीवार खड़ी चलती है। मेरी आंखों से टपकते हैं जो अश्कों के नगी, तू समझता है कि सावन की झड़ी चलती है। और आखिरी शेर है, मुझ सुतूं पर तो नहीं सारा तवाजुन गाफिर, मैं चलूं या न चलूं छत की कड़ी चलती है। वाह, क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया, बात है। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर खाकान, हमारी गुफ्तगू को भी कंक्लूड कर दें। और आपने तो बाकायदा बुल्ले शाह से सवाल किए हैं जी, यस। वो आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी है। वो भी मैं सुनाता हूँ। अभी बुल्ले शाह पे जैसे बात की कि हमारी लाइटें जलने लगती हैं, तो वो वही सिलसिला हमारे है। तबक सारे हाँ, रोशन तबक रोशन होते हैं, तो उसके लिए वो मनाजिल तय करनी पड़ेंगी। बुल्ले ने जो कहा है कि शरीयत साडी माई दाई है, तरीकत साडी माई है, अगों हक हकीकत आई है, अते मार्फतों गल पाई है। और ये मार्फत से बुल्ले शाह की समझ आ सकती है कि बुल्ला जहाँ पहुँचता है वो लामो कलामी का भी सवाल करता है, वो देखें कि ये जाके कनेक्शन जाके कहाँ मिलता है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। बुल्ला कहता है बुलिया पी शराब तो खाक बाब हेठ पाल हटा दिया। और मैंने बुल्ले शाह को मुखातिब करके बहुत अवाइल अपनी बुक्स में एक नज़्म लिखी थी। और सर की ही हम इस गुफ्तगू से अपने शो को क्लोज करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया भी अदा कर लूँ, आप ब्रिलियंट जेंटलमैन का, मेरी प्यारी शहजादी का भी, मेरे प्यारे भाइयों का, एंड थैंक यू सो मच आपका भी ज़ूफ़ी। और यहाँ पे
रिक्वेस्ट के साथ शो को क्लोज करूंगी कि दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और ज़िंदगी रही तो मंडे को फिर मुलाकात होगी। सर आपको सुनते सुनते शो बुल्ले शाह पे मैंने लिखे हैं मुखातिब करके शेर के बुल्ले शाह असी रस्से वटे अते आपे ले ले फा, बुल्ले शाह असी रस्से वटे अते आपे ले ले फा, असी सूली चढ़ के वेख्या साडे कोई ना मुके सा, असी सूली चढ़ के वेख्या साडे कोई ना मुके सा, असी मर के जिंदा होवीए सानू ऐसे मौत दा चा, बुल्ले शाह असी वाह वांगर सानू तके ना कोई अख, असी हत्थां विच ना आमदे ना जीबा मार के चख, असी नजरी उदों आमदे जद अखी पैंदा कख, ते बुल्ले शाह असी एक होए साडे वखरे वखरे मुख, साडी एक हयाती हो गई साडे इक्को जय ने दुख, असी जीवीए विच मुहब्बतां सानू ऐसे शै दी भुख, ते बुल्ले शाह सानू खबरां होईयां असी बूहे दिते खोल, असी कल्ले हुंदे जावीए असी जूं जूं होवीए कोल, असी कल्ले हुंदे जावीए असी जूं जूं होवीए कोल, असी किसे नाल ना कीतियां साडे आपे खुल गए पोल, बुल्ले शाह असी वाह वांगर, ये शेर तो मैंने सुना दिया, बुल्ले शाह असी दरियावां असी वगदे वल गुजरात, असी पार लंघाना जानदे कदी आवी अद्धी रात, असी पार लंघाना जानदे कदी आवी अद्धी रात, साडी लहर लहर पई दसदी तू पुछ सोनी दी बात, ते बुल्ले शाह असी आपे फसे अते आपे सुटे जाल, असी अपने कैदी होण ते असी पाले ही आप तमाल, सानू दुख हयाती वालड़ा नहीं पोरा जिहा मलाल, ते बुल्ले शाह असी गाजी हाँ साडी हर गल तेरे नाल, बुल्ले शाह असी गाजी हाँ साडा तेरे नाल खिताब, असी इंज तेरे नाल हो गए विच रिया न जरा हिजाब, असी दिल दी मनी रज के सानू मिलिया होर सवाब। तो ये बड़ी तवील नज़्म, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, खुश रहें, आबाद रहे व्यूअर्स, खुदा हाफिज।